From Golden Life Creative Vision Studios, we create wisdom through vision. Every story begins as a spark. Every spark becomes light. And through light, we create wisdom. Golden Life Creative Vision Studios. उन्नीस 1980 के दशक की बात है। एक स्लीप लैब में एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी थी। मतलब एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था और उसके चेहरे पर ना इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। हाँ, और वो इलेक्ट्रोड्स बता रहे थे कि वो आदमी REM स्लीप वाली अवस्था में था। बिल्कुल, वो रैपिड आई मूवमेंट वाली सबसे गहरी नींद में था। और बाहर बैठे वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के तौर पर ना उस सोते हुए आदमी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि 8-6 कितने होते हैं। और ये बहुत ही हैरान करने वाला पल था, क्योंकि हाँ, उस आदमी ने बिना जागे अपनी आंखों की पुतलियों को बाईं से दाईं ओर ठीक 2 बार घुमाया। मतलब उसने नींद के अंदर से सही जवाब दे दिया। सही कहा आपने। ये तो ऐसा था जैसे नींद और जागने के बीच की जो सबसे मजबूत दीवार मानी जाती है ना, वो उस दिन गिर गई थी। एकदम सही। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद सिर्फ एक दिलचस्प कहानी सुनाना नहीं है। आज हम उस अवस्था के बारे में बात करेंगे जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग या जागरूक स्वप्न कहा जाता है। असल में ये घटना कोई साइंस फिक्शन नहीं थी। इसने साबित किया कि इंसान अपनी नींद के अंदर भी पूरी तरह से सचेत हो सकता है। हाँ, और अपने सपनों की दुनिया को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिमाग अपने ही बनाए भ्रम को कैसे तोड़ता है और ये मानसिक स्वास्थ्य से लेकर भविष्य की तकनीक तक सब कुछ कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। और जो लोग इस विषय में नए हैं, उनके लिए हम इसके विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों पहलुओं को गहराई से खंगालेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को ना सबसे पहले न्यूरोलॉजी के नजरिए से सुलझाना शुरू करते हैं। मैं हमेशा ये सोच रही थी कि हर रात हम जब सपने देखते हैं, चाहे हम हवा में उड़ने लगें या किसी जानवर से बात करने लगे, हमें वो सब एकदम सच क्यों लगता है? ये बहुत ही आम सवाल है ना? उस वक्त हमारा तर्क करने वाला दिमाग आखिर चला कहाँ जाता है? इसे समझने के लिए ना हमें उस शारीरिक प्रक्रिया को देखना होगा जो नींद के दौरान घटती है। देखिए, जब हम साधारण नींद में होते हैं या सपने देख रहे होते हैं, तो दिमाग का लिम्बिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम मतलब जो भावनाओं को कंट्रोल करता है? एकदम सही। ये वही हिस्सा है जो डर, खुशी या चिंता जैसी भावनाओं को प्रोसेस करता है। इसी वजह से ना सपनों में भावनाएं बहुत तीव्र महसूस होती हैं। लेकिन ठीक उसी समय दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और समझ का केंद्र है, हाँ, जो आलोचनात्मक सोच और तर्क संभालता है, वो लगभग पूरी तरह से शांत या निष्क्रिय रहता है। तो मतलब क्योंकि तर्क वाला स्विच ऑफ है, इसीलिए सपने में कोई भी अजीबोगरीब बात हमें बिल्कुल लॉजिकल लगती है। बिल्कुल, तर्क का ये स्विच ऑफ होना ही मुख्य कारण है। तो फिर जब कोई व्यक्ति ल्यूसिड होता है, यानी उसे सपने के अंदर ही ये एहसास हो जाता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा हूँ, तब उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या बदलाव आता है? गतिविधि अचानक से बढ़ जाती है। न्यूरो इमेजिंग के जरिए पता चला है कि विशेष रूप से पैराइटल लोब्स में I-beta-1 फ्रीक्वेंसी और गामा ब्रेन वेव्स का स्तर आसमान छूने लगता है। एक सेकंड, जहाँ तक मुझे पता है गामा वेव्स तो तब पैदा होती हैं जब हम जाग रहे होते हैं, है ना? हाँ, जब हम बहुत ही उच्च स्तर की एकाग्रता या प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे होते हैं। तो गहरी नींद के बीच गामा वेव्स का मिलना तो ऐसा है जैसे कोई कार गैरेज में खड़ी हो, इंजन बंद हो, लेकिन अचानक उसका RPM 10,000 पे पहुंच जाए। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है ना? मतलब शरीर सो रहा है पर दिमाग जाग गया। बिल्कुल, यही वजह है कि लूसिड ड्रीमिंग को एक हाइब्रिड अवस्था माना जाता है। ये ना तो पूरी तरह से नींद है और ना ही पूरी तरह से जागना। मतलब दिमाग का वो हिस्सा काम कर रहा होता है जो शरीर को लकवाग्रस्त या पैरालाइज्ड रखता है, ताकि इंसान सपने में हाथ पैर ना चलाने लगे। लेकिन चेतना और तर्क का हिस्सा जाग जाता है। यहाँ मुझे एक रिसर्च याद आ रही है जो 2022 में नेचर कम्युनिकेशंस में छपी थी। उसमें कहा गया था कि दिमाग नींद के दौरान दिन भर की यादों को छांटता है और जो जरूरी नहीं होता उसे मिटा देता है। हाँ, मेमोरी डंपिंग प्रोसेस। तो अगर दिमाग प्राकृतिक रूप से सपनों को भूलने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, तो क्या लूसिडिटी के जरिए हम उस बायोलॉजिकल प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? मेरा मतलब है, क्या ये नुकसानदेह नहीं हो सकता? ये एक बहुत ही जरूरी और विचारणीय प्रश्न है, लेकिन उस स्टडी का निष्कर्ष ना थोड़ा अलग है। अच्छा। असल में लूसिड ड्रीमिंग कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो रोजाना की मेमोरी डंपिंग में रुकावट डाले। इसके बजाय ये दिमाग के लिए एक मेंटल रिहर्सल स्पेस की तरह काम करता है। मेंटल रिहर्सल स्पेस यानी हम सचेत होकर उस प्रोसेस को देख रहे हैं। हाँ,
जब दिमाग पुरानी यादों और भावनाओं को व्यवस्थित कर रहा होता है तो ल्यूसिडिटी उस प्रक्रिया में एक सचेत दृष्टिकोण जोड़ देती है। ये किसी अनसुलझी या जटिल भावना को सुलझाने में मदद करती है जिसे शायद दिमाग खुद से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम उस सिमुलेशन में जानबूझकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब अगर दिमाग का एक हिस्सा इस सिमुलेशन को चला रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। उन सपनों में जो दूसरे किरदार होते हैं वो कौन है? अगर मैं ल्यूसिड हूँ और मुझे पता है कि मैं इस फिल्म की डायरेक्टर हूँ, तो मेरे सामने खड़ा वो डरावना अजनबी कौन है? वो कहाँ से आता है? यहीं पर मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस आपस में मिलते हैं। देखिए, सपनों के किरदार कोई बाहरी सत्ता या आत्माएं नहीं हैं। वे इंसान के अपने ही विचारों, उसकी अनसुलझी भावनाओं और अधूरे मनोवैज्ञानिक लक्ष्यों का ही एक रूप होते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इसे बहुत गहराई से समझाया है। कार्ल युंग, हाँ, उनका वो शैडो सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल। युंग के अनुसार सपनों में मिलने वाले अजनबी या डरावने चेहरे असल में हमारे ही व्यक्तित्व के वो हिस्से होते हैं जिन्हें हम जागते हुए स्वीकार नहीं करना चाहते या जिनसे हम डरते हैं। शैडो सेल्फ मतलब इंसान के अपने ही अंदर का वो अंधकार जो एक आकार लेकर सपने में सामने आ गया है। सही कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, युंग के अनुसार हमारा अवचेतन मन मुख्य रूप से 4 आर्केटाइप्स या मानसिक प्रतिरूपों के जरिए हमसे बात करता है। अच्छा, वो 4 आर्केटाइप्स कौन से हैं? पहला है फिलोसोफर या दार्शनिक, जो तर्क और विज्ञान का प्रतीक है। दूसरा है सेज यानी ज्ञानी, जो मार्गदर्शन करता है। तीसरा मैजिशियन या जादूगर है, जो बदलाव की ताकत रखता है। और चौथा है मिस्टिक यानी रहस्यवादी, जो गहरी भावनाओं से जुड़ा है। ओहो, तो जब कोई व्यक्ति ल्यूसिड होता है तो वो इन किरदारों से सचेत रूप से बातचीत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन असल में तो ज्यादातर लोगों को ऐसे सपने आते हैं जहाँ कोई भयानक आकृति उनका पीछा कर रही होती है। और थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी भी तो यही कहती है कि हमारा दिमाग खतरों से निपटने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। हाँ, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सच है। तो अगर एवोल्यूशन ने हमें फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार किया है और सपने में कोई राक्षस हमला कर रहा है, तो क्या एक लूसिड ड्रीमर को उस राक्षस से लड़कर उसे हरा नहीं देना चाहिए? देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है जो नए लूसिड ड्रीमर करते हैं। सच में लड़ना गलती है? बिल्कुल। एवोल्यूशन के हिसाब से लड़ना सही लग सकता है, लेकिन लूसिड ड्रीमिंग में ना नियम बदल जाते हैं, क्योंकि वो राक्षस कोई असली खतरा नहीं है, वो सिर्फ तनाव का एक मानसिक रूप है। अच्छा। अगर आप उससे लड़ेंगे तो दिमाग का लिम्बिक सिस्टम और ज्यादा तनाव पैदा करेगा। इससे एंजाइटी बढ़ेगी और सपना टूट जाएगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब अगर भागना या लड़ना नहीं है तो क्या करें? समाधान है संवाद और स्वीकार्यता। संवाद? हाँ। राक्षस से बात करनी है? हाँ। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लड़ने के बजाय उस डरावने किरदार के पास जाकर पूछना चाहिए, तुम कौन हो या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे चौंकाने वाली बात जो रिसर्च में सामने आई है वो ये है कि किसी नकारात्मक किरदार को गले लगाने मात्र से उसका गुस्सा तुरंत शांत हो सकता है। अपने ही डर को गले लगाना, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? क्योंकि वो किरदार असल में इंसान का अपना ही डर है। उसे गले लगाने का मतलब है अपने तनाव को स्वीकार करना। जैसे ही वो तनाव स्वीकार होता है, दिमाग उसे खतरे की सूची से हटा देता है और वो डरावना सपना एक शांत परिदृश्य में बदल जाता होगा। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसे हर किसी को आजमाना चाहिए। बिल्कुल आजमाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कोई आम इंसान जिसने आज तक कभी ये अनुभव नहीं किया, वो पहली बार इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? नहीं, ये पूरी तरह से एक सीखी जा सकने वाली कला है। विज्ञान ने इसके लिए कुछ प्रमाणित तकनीकें विकसित की हैं। इसकी शुरुआत होती है रियलिटी चेक से। रियलिटी चेक जैसे कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन भर में जब आप पूरी तरह से जाग रहे हों, तब भी अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाना। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब अगर मैं जाग रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं जाग रही हूँ, फिर इस चेक का फायदा ही क्या है? इसके पीछे का विज्ञान कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस और आदतों के निर्माण पर आधारित है। अच्छा, कैसे काम करता है ये? दिमाग पैटर्न पर काम करता है। एक बहुत ही आम रियलिटी चेक है अपनी एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की हथेली के आर पार करने की कोशिश करना, या फिर किसी डिजिटल घड़ी को देखना, नजर हटाना और फिर से देखना। असल जिंदगी में तो उंगली हथेली के पार नहीं जाएगी और घड़ी का समय अचानक नहीं बदलेगा। सही कहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति दिन में 15-20 बार ये आदत डाल लेता है, तो यही आदत नींद की अवस्था में भी चली जाती है। ओहो, मैं समझ गई। यानी सपने में भी वो इंसान अचानक अपनी हथेली में उंगली चुभाने की कोशिश करेगा, और क्योंकि वो एक भौतिक दुनिया नहीं है तो उंगलियां आर पार हो जाएगी। बिल्कुल। और उसी पल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को झटका लगेगा कि रुको, भौतिकी के नियम यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैं सो रहा हूँ। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। क्या इसके अलावा भी कोई तकनीकें हैं जो बिगिनर्स के लिए काम आ सकती हैं?
हाँ, इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए दो तकनीकें बहुत कारगर हैं, माइल्ड और वेक बैक टू बेड। माइल्ड यानी MILD, ये क्या होता है? माइल्ड तकनीक में सोने से ठीक पहले इंसान खुद को बार बार एक ही वाकया याद दिलाता है, मैं याद रखूंगा कि मैं सपना देख रहा हूं। ये हमारे दिमाग की प्रोस्पेक्टिव मेमोरी या भविष्य की याददाश्त को ट्रिगर करता है। जैसे हम खुद को याद दिलाते हैं कि कल सुबह उठ के सबसे पहले फोन करना है। वैसा ही कुछ, एकदम वैसा ही। और दूसरी तकनीक है वेक बैक टू बेड, जिसे WBTB भी कहते हैं। इसमें नाम से लग रहा है कि नींद को बीच में तोड़ा जा रहा है। असल में ये नींद के प्राकृतिक चक्र का फायदा उठाती है। इसमें व्यक्ति लगभग 4 से 6 घंटे की नींद के बाद अलार्म लगाकर उठता है, 20-30 मिनट तक जागता है और फिर वापस सोने चला जाता है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? नींद खराब नहीं होगी? इसका न्यूरोलॉजिकल कारण है। नींद के शुरुआती घंटों में गहरी नींद ज्यादा होती है, लेकिन 4-6 घंटे के बाद REM रिबाउंड होता है। दिमाग सीधे सपनों वाली स्लीप में छलांग लगाने के लिए तैयार रहता है। और क्योंकि वो अभी सचेत होके लौटा है तो लूसिड होने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन इसके साथ ही सपनों को याद रखना भी तो जरूरी है ना। हाँ, अगर सपना ही याद नहीं तो फिर ये सब करने का फायदा ही क्या? इसीलिए ड्रीम जर्नल रखना सबसे बुनियादी कदम माना जाता है। सुबह आंख खुलते ही जो भी सपना याद हो उसे लिख लेना चाहिए। कुछ हफ्तों में व्यक्ति को अपने ड्रीम साइंस दिखने लगेंगे। ड्रीम साइंस मतलब कोई पैटर्न? जैसे किसी को बार बार परीक्षा में फेल होने का सपना आता है। हाँ, या किसी को बार बार दांत टूटने का सपना आता है। जब ये पैटर्न पहचाने जाते हैं तो अगली बार सपने में जब दांत टूटता है तो दिमाग तुरंत संकेत दे देता है कि ये सपना है। यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आती है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। क्या समस्या? जब किसी व्यक्ति को पहली बार ये एहसास होता है कि वो लूसिड हो गया है तो वो इतना ज्यादा रोमांचित हो जाता है कि इसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसी उत्साह के मारे वो हड़बड़ाकर जाग जाता है। ये तो सारी मेहनत पर पानी फेरने जैसा हुआ ना। ये नए अभ्यासियों के साथ होने वाली सबसे आम समस्या है। जब व्यक्ति अचानक से उत्साहित होता है तो लिम्बिक सिस्टम शरीर में एड्रेनालिन का स्तर बढ़ा देता है। वो हार्मोन शरीर को नींद के लकवे से बाहर खींच लाता है। बिल्कुल। इस समस्या को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों ने सॉलिडिफाइंग रिचुअल्स या स्थिरीकरण तकनीकों की खोज की है। ये तकनीकें क्या हैं और शारीरिक रूप से काम कैसे करती हैं? देखिए, जैसे ही व्यक्ति को एहसास हो कि वो सपना देख रहा है और उसे लगे कि सपना धुंधला हो रहा है तो उसे तुरंत सपने के अंदर ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना शुरू कर देना चाहिए। हाथों को रगड़ना? हाँ, या फिर वहीं अपनी जगह पर गोल गोल घूमना शुरू कर देना चाहिए, या जोर से चिल्लाकर कहना चाहिए क्लैरिटी नाउ। लेकिन एक सेकंड, हाथों को रगड़ने से सपना कैसे स्थिर हो सकता है? क्योंकि जब व्यक्ति सपने में हाथों को रगड़ता है तो वो दिमाग के सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स को भारी मात्रा में जानकारी प्रोसेस करने के लिए मजबूर कर देता है। अच्छा। दिमाग हाथों के घर्षण और गर्मी को महसूस करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भौतिक दुनिया से आ रहे सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। वाह, तो मतलब ये भावना के केंद्र से ध्यान हटाकर संवेदना के केंद्र पर ले जाता है, जिससे एड्रेनालिन रुक जाता है। ये सचमुच मानव मस्तिष्क की इंजीनियरिंग को हैक करने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम इसके वास्तविक दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो ये केवल एक शौक नहीं लगता। इस चीज का असल जिंदगी के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? इसका सबसे क्रांतिकारी प्रभाव ट्रॉमा और PTSD के इलाज में देखा जा रहा है। PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? हाँ, जिन लोगों ने कोई गहरा मानसिक आघात झेला होता है उन्हें बार बार बहुत ही भयानक डरावने सपने आते हैं। मनोविज्ञान में अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ लूसिड ड्रीमिंग का उपयोग किया जा रहा है। इसे इमेजरी रिहर्सल थेरेपी कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है? जब व्यक्ति लूसिड होना सीख जाता है तो वो इस PTSD वाले डरावने सपने में सचेत होकर उस कहानी का अंत खुद बदल देता है। क्या बात है! यानी अगर किसी को किसी दुर्घटना का बार बार सपना आ रहा है तो वो ल्यूसिड होकर उस दुर्घटना को रोक सकता है। बिल्कुल, या किसी सुरक्षित जगह पर जा सकता है। और जब ऐसा होता है तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज दोबारा से वायर होने लगते हैं। दिमाग को यह संदेश मिलता है कि वो घटना अब कोई खतरा नहीं है। इससे तो जागती हुई जिंदगी में भी एंजाइटी बहुत कम हो जाती होगी। नाटकीय रूप से कम हो जाती है। व्यक्ति के अंदर एक इमोशनल रेजिलियंस या भावनात्मक लचीलापन पैदा होता है। ये मानसिक आघात से उभरने का एक असाधारण तरीका है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि केवल थेरेपी ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे रचनात्मक दिमाग भी अपनी कला के लिए इसका उपयोग करते आए हैं। हाँ, कई महान लोगों ने ऐसा किया है। ऐसा कहा जाता है कि स्टीफन किंग और एनी राइस जैसे मशहूर लेखकों ने अपनी कहानियों के प्लॉट ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान सोचे थे। सही सुना है आपने। इसे ल्यूसिड राइटिंग या क्रिएटिव इंक्यूबेशन कहा जाता है। चूंकि सपने में तर्क काम कर रहा होता है लेकिन रचनात्मकता की कोई भौतिक सीमा नहीं होती, इसलिए दिमाग ऐसे पैटर्न्स जोड़ सकता है जो जागते हुए संभव नहीं है।
ये तो क्रिएटिव ब्लॉक तोड़ने का बेहतरीन तरीका है। और सिर्फ लेखक ही नहीं, कई एथलीट्स भी इसका इस्तेमाल अपनी मोटर स्किल्स सुधारने के लिए करते हैं। एक मिनट, सपने में प्रैक्टिस करके असल जिंदगी की स्किल्स कैसे सुधारी जा सकती हैं? मांसपेशियां तो बिस्तर पर पड़ी है ना। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है। जब कोई जिम्नास्ट या मार्शल आर्टिस्ट ल्यूसिड ड्रीम में कोई मूव करता है तो उसका दिमाग बिल्कुल उन्हीं न्यूरॉन्स को फायर करता है जो असल जिंदगी में उस मूव को करते समय फायर होते हैं। अरे बाप रे। मांसपेशियां भले ही ना हिलें, लेकिन दिमाग की मसल मेमोरी उसी तरह मजबूत हो रही होती है। ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है। ये जानकारी तो दिमाग को चकरा देने वाली है। लेकिन अगर हम इस चर्चा की शुरुआत की ओर वापस लौटें, जहां हमने उस आदमी का जिक्र किया था जिसने सोते हुए 8-6 का जवाब दिया था। हाँ, वो पुराना प्रयोग। वो तो पुरानी बात थी। आज की तकनीक इस क्षेत्र में कहां पहुंच चुकी है? आज विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है। हाल ही में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और अमेरिका की लैब्स ने मिलकर 57 सेशंस का एक बड़ा प्रयोग किया। वैज्ञानिक अब सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं ले रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? ल्यूसिड ड्रीमर्स नींद के अंदर से मॉर्स कोड के जरिए पूरा संवाद कर रहे हैं। इसके अलावा अब ऐसी तकनीकें बाजार में आ रही हैं जो ल्यूसिडिटी को कृत्रिम रूप से ट्रिगर कर सकती हैं। कृत्रिम रूप से? क्या इसका मतलब है कि किसी मशीन के जरिए व्यक्ति को यह एहसास कराया जा सकता है कि वो सपना देख रहा है? बिल्कुल। हेलो हेडबैंड जैसे उपकरण विकसित किए गए हैं जो ट्रांसक्रेनियल इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये काम कैसे करते हैं? जब ये उपकरण भांप लेते हैं कि व्यक्ति REM स्लीप में पहुंच गया है, तो वे बाहर से माथे के हिस्से में बहुत ही हल्का इलेक्ट्रिकल करंट भेजते हैं। ये करंट दिमाग में उन्हीं गामा ब्रेन वेव्स को पैदा कर देता है। और जैसे ही गामा वेव्स ट्रिगर होती हैं, व्यक्ति गहरी नींद में अचानक सचेत हो जाता है। एकदम सही। ये तो सच में किसी साइ-फाई फिल्म जैसा लग रहा है, जहां आप एक बटन दबाते हैं और सिमुलेशन के अंदर जाग जाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो ये साफ है कि लूसिड ड्रीमिंग कोई फैंटेसी नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से विज्ञान है। ये अपने अवचेतन मन से सीधा संवाद करने, अपने डर का सामना करने और न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए अपने कौशल को सुधारने का एक प्रामाणिक टूल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी चेतना का एक हिस्सा हर रात एक ऐसी दुनिया में जाता है जहां भौतिकी का कोई नियम नहीं है और अब तक हम सिर्फ मूक दर्शक थे। लेकिन अब रियलिटी चेक और वो माइल्ड जैसी तकनीकों के जरिए हम अपना नियंत्रण वापस ले सकते हैं। हम इल्यूजन के कैदी नहीं हैं, हम उसकी डायरेक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। और इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो आज की न्यूरोलॉजी और भविष्य की तकनीक के बीच का एक पुल बन सकता है। जरूर। आज विज्ञान हमें इतनी आजादी दे रहा है कि हम हेडबैंड पहनकर सपनों में सचेत हो सकते हैं, नींद के दौरान गणित हल कर सकते हैं और मोर्स कोड से बात कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, क्या आने वाले भविष्य में ऐसा संभव है कि दो अलग-अलग लोग एक ही समय पर ल्यूसिड हों और किसी सर्वर या न्यूरल लिंक के जरिए एक ही सपने के अंदर एक दूसरे से मिल सके? ये तो इंसेप्शन फिल्म जैसा हो जाएगा, है ना? क्या चेतना का कोई इंटरनेट बन सकता है जहां हम एक दूसरे के विचारों के स्पेस में प्रवेश कर सकें? क्या मानव चेतना की कोई आखिरी सीमा बची भी है या ये ब्रह्मांड की तरह असीम है? जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगली बार सोने जाने से पहले इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। क्या पता आज रात की जो फिल्म शुरू होने वाली है उसके डायरेक्टर आप ही हो।